Hello to all. Welcome to the session. In today's session, we will look up into the details of the union budget 2024 to 25 this financial year का जो यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया है उसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे. राइट, एज वी आर अवेयर this budget is presented by our honorable union finance minister श्रीमती निर्मला सीतारामन. राइट, ठीक है. सो हमें पता है कि बजट होता क्या है. बजट is the annual financial statement which is presented by the government, राइट, और जिसके अंदर एस्टिमेट्स होता है कि आने वाले साल में कितना रिवेन्यू और कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा और कितना रिसिप्ट मिलेगा, किस तरह से फिस्कल का कंसोलिडेशन होगा और कैसे पैसा आएगा और किस तरह से पैसा खर्च किया जाएगा, बहुत सिंपल लेम लैंग्वेज में. राइट, एंड मोर ओवर ये दिखाता है कि आने वाले साल में किस तरह की पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आ रही है जहाँ पर गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट करेगी. राइट, सो अल्टीमेटली let's without any delay let's look up into the important data and the important information of the budget. Right, so सबसे पहले ये जो बजट है ये प्रेजेंट किया गया है जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर जो है 2000 जो है which is 48.21 लाख करोड़. ठीक है. सो अल्टीमेटली ये जो बजट है जो फरवरी में हमारा बजट आया था दैट वाज इंटरिम बजट. राइट, अभी जैसे ही नई गवर्नमेंट बन गई है तो ये एक फुल फ्लेज तरीके से आने वाले साल की पॉलिसीज को दिखाता है. राइट, सो अभी का ये जो बजट है इसका जो एक्सपेंडिचर है टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितना करेगी दैट विल बी 4.21 लाख करोड़ विच इज मोर देन द बजट विच वॉज प्रेजेंटेड इन द इंटरिम बजट. राइट, ठीक है. सो उसके अलावा इम्पोर्टेंट डाटा जो हमारे लिए देखना है टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा 4.21 लाख करोड़ का है. उसके अलावा टोटल रिसिप्ट अदर देन द बोरोइंग्स. राइट, टोटल रिसिप्ट अदर देन द बोरोइंग्स आर 32.02 लाख करोड़. राइट, और जैसा कि हमें पता है कि फिस्कल डेफिसिट हमेशा टारगेट किया जाता है. राइट, फिस्कल डेफिसिट एज वी आर अवेयर कि किस तरह से कितना डिफरेंस है एक्सपेंडिचर में और रिवेन्यू में, और हमेशा कोशिश की जाती है कि उसको कम से कम रखा जाए. और हमें पता है कि डेफिसिट एक्चुअली जो रिवेन्यू आता है और जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें डिफरेंस होता है. ऑलवेज देयर इज मोर एक्सपेंडिचर एज कम्पेयर टू द रिवेन्यू. सो देयरफॉर इसीलिए हम इसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं. और इसका जो टारगेट हमारा है इट हैज बीन पुट टू 4.5% नेक्स्ट 5%. राइट, 4.5% और एस्टिमेट क्या किया गया है 4.9% ऑफ द जीडीपी. राइट, 4.9% ऑफ द जीडीपी. आई वांट कि जब मैं बता रही हूँ आई होप कि आप इन सारे डाटा को ध्यान से अभी के अभी ग्रेन कर लेंगे. राइट, सो फिस्कल डेफिसिट इज 4.9% ऑफ द जीडीपी विच इज एस्टिमेटेड. राइट, उसके अलावा व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ज़्यादा डिटेलिंग के फैक्ट्स में नहीं जाएंगे. इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है उस चीज़ को हम देखें. राइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस बजट में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, स्किलिंग पे फोकस किया गया है, एमएसएमईज पे एंड द मिडिल क्लास. राइट, इन सारे सेक्टर्स को फोकस किया गया है. अभी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है पीएम पैकेज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड जिसके अंदर पीएम का जो पैकेज है उसके अंदर 5 स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं. व्हाई? फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड द स्किलिंग. एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग हैज़ बीन पुट प्रायोरिटी इन दिस वेरी बजट. राइट, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को प्रायोरिटी में रखा गया है और इसी के अंदर 5 तरह की स्कीम इंट्रोड्यूस की गई हैं. राइट, और उनके अंदर टारगेट्स भी हैं. सो लेट्स लुक अप टू ऑल द स्कीम्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग जो हमें ध्यान रखनी है, जो गवर्नमेंट का टारगेट रिप्रेजेंट करती हैं. राइट, सो सबसे पहले जो स्कीम 1 है, ओके, दिस इज न्यू. मेनली हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो स्कीम्स होंगी मेनली जो होंगी वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंसेंटिव्स देंगी. राइट, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स. राइट, सो सबसे पहले जो स्कीम 1 है दैट इज फर्स्ट टाइमर के लिए है.
राइट जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं उनके लिए है, जो EPFO में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा हुआ है और उनका जो फर्स्ट सैलरी होगा जो 15,000 की ऑलमोस्ट जो करी गई है, इतनी प्रोवाइड की जाएगी इन द इंस्टॉलमेंट्स, राइट। तो फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉयज के लिए है स्कीम। सेकेंड थिंग इज द जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएट करने के रिस्पेक्ट में भी हमें किस तरह से इंसेंटिव दिया जा रहा है, वो एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर दोनों को दिया जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली, और ये कब तक के लिए दिया जाएगा, 4 साल के लिए दिया जाएगा। और कैसे दिया जाता है, एज वी आर अवेयर एम्प्लॉय है तो EPFO इज द बेस्ट वे। EPFO के थ्रू ही कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, राइट। सो इसके बाद स्कीम C जो कि है विच इज सपोर्ट टू द एम्प्लॉयर्स, ठीक है। जो लोग एम्प्लॉय करते हैं उनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। जो भी हर एम्प्लॉयर के पास जो नया एम्प्लॉय आता है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ EPFO अकाउंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, राइट। और ये स्कीम कब के लिए है, ये है 2 सालों के लिए है। और ये एम्प्लॉयर को आप इंसेंटिव दे रहे हो, व्हाई, बिकॉज वी वांट मोर एंड मोर पीपल टू गेट जॉब्स, राइट। सो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर बोथ है वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा स्किलिंग के रिस्पेक्ट में हम बात करें, 2 लाख ऑलमोस्ट किस तरह से एक स्कीम लेके आई जा रही है कि कम से कम 20 लाख यूथ को स्किल किया जाएगा आने वाले 5 सालों में, ठीक है। एंड मोर ओवर कम से कम टारगेट इज सेट फॉर ऑलमोस्ट 10,000, इट्स द डाटा इज गिवन रॉन्ग, दैट ITI इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किए जाएंगे, राइट। और जो कि हब एंड स्पोक अरेंजमेंट जिसके अंदर होगा, राइट। समझ आ रहा है, ओके। सो अल्टीमेटली अब हमारे लिए ये जरूरी है कि हम किस तरह से इसको देखें कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, स्किलिंग के ऊपर है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे किया जा सकता है जिसमें एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर को दोनों को इंसेंटिव दिया जा रहा है, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट इफ वी विल लुक एट के इंटर्नशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं उनके अंदर इंटर्नशिप प्रोवाइड करने का प्रोविजन है फॉर 1 करोड़ यूथ, और जो कि आने वाले 5 सालों के लिए होगा, राइट। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो द गवर्नमेंट प्रायोरिटीज एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग में इस तरह से होंगी, राइट। एंड लेट्स लुक अप टू द फर्दर एस्पेक्ट्स कि जिसके अंदर गवर्नमेंट हैज सेट द 9 प्रायोरिटी सेक्टर्स which will be taken and which will be paid more attention, right. So उसी एस्पेक्ट को हम देखेंगे। So let's move further. Yes, okay. देखिए, हमें पता है कि विकसित भारत बनाने के लिए कौन से इस तरह से कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स में हमें जाना होगा, राइट। सो अल्टीमेटली इस बजट में 9 सेक्टर्स ऐसे देखे गए हैं, 9 चीज़ें ऐसी देखी गई हैं जहां पर गवर्नमेंट अपना ज़्यादा अटेंशन पे करेगी, राइट। ओके, सो लेट्स लुक अप एट दिस। ओके, सो देयर आर 9 बजट की जो प्रायोरिटीज हैं वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो इसके अंदर मेजरली सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने का कोशिश किया गया है। सो लेट्स लुक अप टू दीज वन बाय वन। ओके, सो सबसे पहले जो प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 1 क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है और हमें रेजिलियंट भी बनाना है एग्रीकल्चर को, राइट। सो उसी के रिस्पेक्ट में लेट्स एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि अच्छा खासा एलोकेशन दिया गया है टू द एग्रीकल्चर, दैट इज 1.52 लाख करोड़, ठीक है। उसके अलावा हम हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज इंट्रोड्यूस करेंगे। देयर विल बी लाइक 109 के आसपास नई हाई यील्डिंग होनी, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज होनी चाहिए फार्मर्स के लिए, लाइक हर तरह फील्ड में, एंड मोर ओवर ऑल्सो फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऑल्सो, राइट, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि क्लाइमेट रेजिलिएंट कैसे बनाया जाए,
सो इन दैट वेरी केस एज वी आर अवेयर कि थोड़ा सस्टेनेबल करना होगा, फॉर सस्टेनेबिलिटी नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात है, राइट। सो नेचुरल फार्मिंग में क्या होगा, लगभग ये सोचा गया है कि 1 करोड़, ऑलमोस्ट 1 करोड़ फार्मर्स को हम इनिशिएट करवाएंगे नेचुरल फार्मिंग, राइट। और ये कब तक के लिए होगा, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ब्रांडिंग होगी आने वाले 2 सालों के लिए। लेकिन अभी ये देखिए नेचुरल फार्मिंग के लिए तो बहुत सारा इनपुट की ज़रूरत होती है, राइट। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट उसी के रिस्पेक्ट में, ताकि हर फार्मर को अपने फील्ड के लिए खुद से ही कोई इनपुट ना लेना पड़े, खुद से ही कोई ज़्यादा एफर्ट ना लेना पड़े। फॉर द नेचुरल फार्मिंग के लिए जो इनपुट चाहिए होता है, जैसे काउ डंग, यूरिन का मिक्सचर है ना, अलग अलग प्रोपोर्शन में इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं एज अ फर्टिलाइजर, सो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सो इन दैट वेरी रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स एस्टैब्लिश करेंगे, राइट, which will be supporting the natural farming. So कितने होंगे, almost 10,000 need based bio inputs resource centers, right? So उसके अलावा ये है, उसके अलावा और हमें क्या चाहिएगा, हमें टेक्नोलॉजी का भी यूज करना होगा एग्रीकल्चर के लिए, राइट। सो इट हैज बीन पुट अप अगेन एंड अगेन इन बाय द एक्सपर्ट्स ऑल्सो रिसेंटली कि एग्रीकल्चर को रेसिलियंट बनाइए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, आप टेक्नोलॉजी लेके आइए, आप रिसर्च कीजिए। सो अल्टीमेटली अब हम टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू फॉर एग्रीकल्चर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर कवरेज ऑफ फार्मर्स ऑन देयर लैंड्स, ठीक है। सो डिजिटल public infrastructure create like this will be applied for the land, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड के लिए। सो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाने की एज पर द नीड ऑफ द टाइम कोशिश की जा रही है, राइट। आई होप वी आर क्लियर विद दैट, राइट। सो पहली प्रायोरिटी हमारी क्लियर हो गई है कि एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में क्या करना है, राइट। गवर्नमेंट की क्या क्या करना चाहती है नेचुरल फार्मिंग में, हाई क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज के रिस्पेक्ट में, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कर रही है, राइट। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के रिस्पेक्ट में ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पीएम का पैकेज है जिसके अंदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जा रही हैं एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए। स्कीम 1 हमने देखा, स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी। स्कीम ए क्या थी, फर्स्ट टाइमर्स एम्प्लॉयर्स के एम्प्लॉय के लिए। स्कीम बी जो थी मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएट करने के लिए, एंड स्कीम सी वाज मेनली जो एम्प्लॉयर है उसको सपोर्ट करने के लिए, राइट। ये सब तो है ही। उसके अलावा व्हाट एल्स डू वी नीड इज दैट द वुमेन पार्टिसिपेशन, राइट, वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स, एंड हाउ डू वी इम्प्रूव दैट। सो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि कम से कम ऐसा कोशिश किया जाएगा कि वुमेन स्पेसिफिक स्किल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे जाए। इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं, राइट, वहाँ पर हॉस्टल्स और क्रैचेस की फैसिलिटीज दी जाए विच आर वुमेन स्पेसिफिक, एंड ऑल्सो साथ के साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, मेनली वुमेन सेल्फ हेल्प एंटरप्राइजेज हैं, उनका मार्केट एक्सेस बढ़ाया जाए, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वुमेन के रिस्पेक्ट में भी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पर फोकस किया जाना चाहिए। वुमेन को वर्कफोर्स में डालने की भी ज़रूरत है और उसको उसी तरह से सपोर्ट देने की ज़रूरत है, राइट। तभी स्केलिंग होगी, तभी ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, राइट। सो उसी के अलावा उसी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कम से कम 10 लाख रुपए का लोन का प्रोविजन भी दिया गया है फॉर एजुकेशन, 10 लाख लोन फॉर एजुकेशन इन द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स, राइट। सो ये मॉडल स्किल लोन स्कीम है, राइट। इसको हम थोड़ा सा और रिवाइज करके इसको मॉडल स्किल लोन स्कीम को और रिवाइज किया गया है, जहां पर लोन दिया जाएगा 7.5 लाख तक का, राइट। सो ये समझ आएगा, ये बहुत आसान है कि यूथ को एलिजिबल बनाया जाए, राइट। एंड मोर ओवर उसके अलावा देखो हमने एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग देख लिया, एग्रीकल्चर देख लिया। अब तीसरी प्रायोरिटी क्या होगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है और सोशल जस्टिस लेके आना है, राइट। सो उसी के रिस्पेक्ट में जो पूर्वोदय है, यानी कि जो ईस्टर्न की पूर्व क्या होता है ना,
राइट। सो ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, एटलीस्ट इट वॉज सेड अर्लियर कि 5 स्टेट्स ऐसे सिलेक्ट किए जाएंगे जहां पर थोड़ा सा स्पेशल एम्फोसिस किया जाएगा, राइट। सो उसी रिस्पेक्ट में, एज वी आर नॉट अवेयर अबाउट द 5 स्टेट्स, लेकिन पूर्वोदय के रिस्पेक्ट में ही जो 2 तरह का जो बिहार जो है विच लाइज इन द ईस्टर्न रीजन, सो वहाँ पर क्या किया गया, एक इंडस्ट्रियल नोड क्रिएट किया गया है गया में, जो कि लाई करता है अलोंग द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये डेवलपमेंट के लिए है, वेरी सिंपल, ठीक है, गया में इंडस्ट्रियल नोड। एंड द सेकंड थिंग के पावर प्रोजेक्ट लेके आया जा रहा है कहाँ पर, पीरपानीती में which lies in the Bihar itself. So this is one of the aspect with respect to the human resource, जहाँ पर बिहार में इस तरह के 2 प्रपोजल दिए गए हैं। along with that कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर जो भी जिस तरह से जो मेनली क्या किया जा रहा है, एक तो स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है, एंड द सेकंड थिंग इसी जिस तरह से बिहार में इंडस्ट्रियल नोड क्रिएट किए गए हैं, उसी तरह से साउथ में इंडस्ट्रियल नोड कहाँ पर आंध्र प्रदेश में होगा, दैट इज कोपार्थी अलोंग विशाखापट्टनम एंड चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये नाम को ध्यान रखेंगे। एंड ओरवाकल, ठीक है, ओरवाकल अलोंग हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, यस, ठीक है। तो इसी तरह से हमें देखना है। उसके साथ साथ ये कहाँ, ये उन स्टेट्स की बात होगी जो शायद जिनको ज़्यादा स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। उसके अलावा ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, यानी कि जनजातीय के लिए, ट्राइबल के लिए, ट्राइबल जहाँ पर ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस हैं, जहाँ पर ट्राइबल्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, राइट। उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर भी ज़्यादा बैंक ब्रांचेस खोली जाएंगी। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोली जाएंगी, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है, राइट। सो इसी रिस्पेक्ट में वी हैव कवर्ड द 3 प्रायोरिटीज ऑफ बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फोकस करेगी, एग्रीकल्चर, right, women and skilling and human resource development, right. So let's move further to the 4th priority. So let's move to the 4th priority, and 4th priority is mainly like क्या है कि urban development, transient development, urban के respect में है, right. So urban just wait, ठीक है, ओके। 4th प्रायोरिटी जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट में है, राइट। सो मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट में हम एमएसएमईज के ऊपर, और जो एमएसएमई जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा काम करती हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, राइट। सो बहुत आसान है क्योंकि इंडस्ट्री पे भी फोकस करना जरूरी है, और इसके अंदर मेनली क्रेडिट गारंटी स्कीम की जाएगी टू द विल बी गिवन टू द एमएसएमईज विदाउट, जिसके पास कोई कोलेटरल बेसिस नहीं है, एंड ऑल्सो उसके अलावा कुछ ना कुछ क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा टू दोज एमएसएमईज जो कि अभी स्ट्रेस पीरियड में चल रही हैं, यानी कि एमएसएमई इज द मेन फोकस in the industrial sector, right. and moreover उसके अलावा कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा इन द एमएसएमईज ड्यूरिंग के ताकि मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई बैंक क्रेडिट दिया जाए, जब जो थोड़ा सा एज आई वाज सेइंग कि स्ट्रेस पीरियड से जो एमएसएमईज जा रहे हैं, और उसी रिस्पेक्ट में मुद्रा के जो लोन्स हैं, जो तरुण कैटेगरी होती है, तरुण कैटेगरी को इनहैंस में जो मुद्रा लोन है उसको इनहैंस कर दिया गया है फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख। ये ध्यान रखिए क्योंकि गवर्नमेंट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आती रहती है, फैसिलिटेट करती है ज़्यादा लोन्स देना टू द तरुण कैटेगरी। ये उन लोगों के उन एमएसएमईज के लिए है जिनके पास जिन्होंने आराम सीधे तरीके से अपना लाइक दे हैव पेड ऑल देयर लोन्स अर्लियर, राइट, विद गुड रेपुटेशंस, राइट। उसी के साथ साथ इंडस्ट्री के सेक्टर में हम बात करें तो वी हैव ऑल्सो ट्रेड रिलेटेड जो एक एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो होता है उसके अंदर भी हमने क्या कर दिया है, वी हैव ऑल्सो जो लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। उसके अंदर जो ट्रेड से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दे दिया है, राइट। सो जो ड्यूटीज वगैरह होती हैं उस
रिस्पेक्ट में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वहाँ पर रिलैक्सेशन दे दिया। एंड मोर ओवर जो एमएसएमईज के लिए लाइक जो 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड जैसे जो कुछ जो ऐसे एमएसएमईज हैं जो कि जैसे अलग एस्पेक्ट में काम करती है, जैसे फूड इरेडिएशंस में काम करती हैं, उन एमएसएमईज को के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाएगा। राइट, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। राइट, उसके अलावा ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब भी इस्टेब्लिश करे जाएंगे। ई कॉमर्स लाइक आप देखिए, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एमएसएमईज के साथ उनको कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं एमएसएमईज जो प्रोड्यूस करती हैं, जो उनका प्रोडक्ट होता है, वो आराम से ग्लोबल लेवल पर हम एक्सपोर्ट कर सकें। इसीलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड के थ्रू हम जो ट्रेडिशनल आर्टिशियंस हैं उनके प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करना चाहते हैं टू द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। राइट, बहुत आसान है, सिंपल है। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट देखो, ये वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। राइट, सो उसी रिस्पेक्ट में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके ऊपर भी उनके लिए भी एक मिशन मोड में काम किया जाएगा टू डेवलप जो नए मिशंस को नए मिनरल्स को एक्सप्लोर करना, उनको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं एंड उसको कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। एंड व्हाट वी से इज दैट कि अच्छे से कम से कम जैसे कि एज वी टॉक अबाउट जैसे लिथियम बैटरी वगैरह होती हैं, है ना, जो जिस तरह का जो मटेरियल यूज़ होता है वो मटेरियल अच्छे से हम कैसे अपने पास ऑलरेडी है उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए, और जो हमारे पास रिसोर्सेज है वहाँ से हम कैसे इकोनॉमिकली उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। राइट, सो क्रिटिकल मिनरल मिशन भी प्रपोज किया गया है। राइट, अलॉन्ग विद दैट जो जैसे हम बात कर रहे थे, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एप्लीकेशन लेके आया जाएगा कई सारे एस्पेक्ट्स में, अर्बन गवर्नेंस में, ई कॉमर्स में, एजुकेशन, हेल्थ, लॉ। यहाँ पर हम हर जगह पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने की बात कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सारे सिस्टम को सिंक में ले आएँ। राइट, एंड अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और जो इकोनॉमी को स्मूथ एंड मोर इफेक्टिव बना सकें। राइट, प्रोडक्टिव बना सकें। राइट, बहुत सिंपल है। जो फोर्थ पॉइंट वाज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। राइट, एंड लेट्स मूव टू द प्रायोरिटी नंबर 5 which is urban development, transit oriented development. Mainly let's say we'll already talk about the urban aspect. ठीक है, सो अर्बन एस्पेक्ट में क्या है, बेसिकली अगर कनेक्टिविटी से बात करी जाए तो हमेशा जो ट्रांजिट है ना, जो मूवमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमेशा, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ मोबिलिटी इन द अर्बन रीजन, सो उसके रिस्पेक्ट में भी कुछ ऐसा प्लान लेके आया जाएगा कि अर्बन ट्रांजिट डेवलपमेंट प्लान्स लेके आया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए एटलीस्ट इन द 14 लार्ज सिटीज जिसमें 30 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, सो बेटर कनेक्टिविटी, सो और आसानी से आपको कनेक्टिविटी हो तो उससे भी आपका सिस्टम बढ़िया होता है, एज वी आर वेरी अवेयर। राइट, सो उसके अलावा अर्बन हाउसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इशू। राइट, सो अर्बन हाउसिंग में भी जो पीएम आवास योजना सेकंड, ठीक है, पीएम आवास योजना 2 के अंदर भी ये सोचा गया है कि आने वाले 5 साल में कम से कम 2.2 लाख करोड़ को लोगों को मतलब इतना सारा पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, 2.2 लाख करोड़ फॉर अर्बन हाउसिंग। राइट, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें 1 करोड़ पुअर लोगों को और मिडिल क्लास फैमिलीज को घर दिया जाएगा। राइट, बहुत सिंपल है। एंड और अर्बन एस्पेक्ट में और क्या हो सकता है, एक तो मोबिलिटी से रिलेटेड, एक अर्बन हाउसिंग से रिलेटेड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो छुआ गया है दैट इज स्ट्रीट मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, जो अर्बन एस्पेक्ट में जो स्ट्रीट मार्केट होती हैं उसके अंदर उनको ये कहा गया है कि जैसे स्ट्रीट फूड हाउस और हार्ट्स वगैरह जो होती हैं उनको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 वीकली हट्स and street food hubs will be developed, right?
आने वाले 5 साल में, ठीक है, सिंपल है। सो अल्टीमेटली हमारे पास अर्बन एस्पेक्ट में भी हो गया, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट इज द एनर्जी सिक्योरिटी, राइट। सो एनर्जी से रिलेटेड हमें क्या करना है, बिकॉज हम इंडिया का जो कमिटमेंट लेवल है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एमिशन एंड ऑल्सो जिस तरह का हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन है, इस एस्पेक्ट में भी हमारे पास हमें ज़्यादा डिमांड हो रही है एनर्जी की, right, there is more energy consumption demand, so ultimately उसी तरह से सप्लाई भी होना चाहिए। so यहाँ पर उसी एस्पेक्ट को एड्रेस करने की कोशिश है। सबसे पहले एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट की बात कर रही है जो कि एनर्जी ट्रांजिशन पाथवेज को पाथवे, दिस इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट विच विल बैलेंस द इम्पेरेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। मतलब वो एड्रेस करेगा सारे ही पहलुओं को विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी, ठीक है। एनर्जी से रिलेटेड जो होंगी, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट कितना होगा, उसके रिस्पेक्ट में ग्रोथ कितना होगा और एनवायरमेंट के साथ क्या कंपैटिबिलिटी होगी, राइट। एंड ऑल्सो इसमें पम्प्ड आउट जस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की भी बात की गई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास स्टोरेज, वी आर वेरी अवेयर लाइक पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ जो है अगर वो हमारे पास एक एक्सेस में है तो वो एक रिजर्वेयर में रहे और उसको फिर हम कंज्यूम कर सके। सो हियर वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। सो एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं फॉर एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज। एंड ऑल्सो हमें R&D करना होगा। वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट R&D फॉर स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या है? दीज आर एक्चुअली मतलब छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। जो नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उससे उसका ऑलमोस्ट 1/3 एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बट ये थोड़ा कम स्पेस में होगा और एज वी नो कि जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन है उस हिसाब से आसानी से बेटर मैनेज किया जा सकेगा, राइट। सो अल्टीमेटली स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को में रिसर्च करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट R&D मतलब प्राइवेट्स इसी रिस्पेक्ट में इसी नए मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से बात कर रही हैं, ठीक है, कोलैबोरेट करने की बात कर रही हैं, राइट। एंड मोर ओवर और जिनको हम कहते हैं भारत स्मॉल रिएक्टर्स, लाइक अगर हम ऐसा इस तरह से जो छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अगर हम जो डेवलप किया है उसमें थोड़ा सा और R&D अगर किया जाए तो उसको हमने अपना नाम ले दिया है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, राइट। सो उसी तरह से ये है न्यूक्लियर एनर्जी के रिस्पेक्ट में वेयर एल्स वी कैन पुट ऑन, वेयर एल्स वी हैव टू पुट ऑन द एफर्ट। एंड वन थिंग इज दैट वो एक एस्पेक्ट जो है वो है थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है ना, उसको हमें रेगुलेट करना होगा, उसके एमिशन को रेगुलेट करना होगा। इसीलिए थर्मल पावर प्लांट्स के रिगार्डिंग में लाइक हम एडवांस्ड सुपर अल्ट्रा, टेक दिस टर्म, एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है, ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स डेवलप करने की बात की जा रही है। जो NTPC एंड BHEL, ठीक है, NTPC एंड BHEL जो है वो सेटअप, एक नया जॉइंट वेंचर इन दोनों का प्रपोज किया गया है टू सेटअप अ फुल स्केल ऑफ 800 मेगावाट ऑफ कमर्शियल प्लांट्स यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। विच टेक्नोलॉजी? एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। यानी कि यहाँ पर हम एक तरह से थर्मल पावर प्लांट होगा, लेकिन ये जो यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज बाय द लाइक बहुत हाई टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे है, एंड द टेम्परेचर इज लाइक अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर, राइट, जिससे कार्बन एमिशन कम होता है, जिससे जो एफिशिएंटली एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा वेस्टेज क्रिएट नहीं करता है। सो देयरफॉर वी आर हेडिंग थर्मल पावर प्लांट को नॉर्मल जो कन्वेंशनल वे से हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उससे हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके अलावा लाइक हम कुछ इस तरह से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लाइक हम इंडियन कार्बन मार्केट भी
डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ताकि इंकरेज किया जाए कि आप लोअर कार्बन एमिशन वाली जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकें। बिकॉज एज वी आर अवेयर कि कार्बन मार्केट इंट्रोड्यूस करने से इंडिया में लाइक क्या होगा कि हम अगर लोअर एमिशन करते हैं तो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू अर्निंग क्रेडिट्स एंड सेलिंग दैट। सो उसको मोनेटाइज करना है अपने, अगर आप लो कार्बन एमिशन करते हैं यू कैन मोनेटाइज दैट, राइट। सो अल्टीमेटली ये इंकरेज करने के लिए है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसी के रिस्पेक्ट में, राइट। एनर्जी एस्पेक्ट क्लियर हुआ, राइट, ठीक है, ओके। उसी रिस्पेक्ट में हम आगे बढ़ते हैं इन द प्रायोरिटी नंबर 7, राइट। द प्रायोरिटी नंबर 7, राइट। सो प्रायोरिटी नंबर 7 जो है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि सरकार किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कितना करेंगे, ठीक है। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा इट मीन्स कहीं ना कहीं वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इन्वेस्ट होगा, राइट। सो अल्टीमेटली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट इज 3.3% ऑफ GDP and which is like 11.11 लाख करोड़, राइट। सो अल्टीमेटली ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इतना हम करने की बात करेंगे विच इज 3.4% ऑफ GDP, राइट। सो उसी तरह से मतलब हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट लोन सपोर्ट देना चाहते हैं, राइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। मोर ओवर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राइट, इसका 4th फेज अभी स्टार्ट होगा और जिसमें कहा गया है कि हम कम से कम जो 25,000 कम रूरल हैबिटेशन को हम कनेक्ट करेंगे, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट ये किसके इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट दिस इज दैट कोसी और मैची इंट्रास्टेट लिंक जो है, राइट, जो ये रिवर हैं इनको एक लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो बिहार में है, जो कोसी और मैची जो इंट्रा स्टेट लिंक जो है उसको डेवलप करने की बात कर रहे हैं, राइट। और उसके लिए लोकेशन भी किया गया है 11,500 करोड़। सो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, ये जो कोसी ऐसा सोचा गया है कि जो कोसी इज ऑलवेज इट ब्रिंग्स फ्लड इन द बिहार, राइट। ये इट इज प्रपोज्ड कि जो कोसी का जो एक्सेस ऑफ पानी है, राइट, वाटर है, उसको मैची में डाइवर्ट कर दिया जाए, राइट, एंड ऑप्टिमली यूज किया जाए। सो उसके लिए this is one of the major infrastructure project and also असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में भी लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और जिस तरह से जो दूसरे जो नेचुरल क्लामिटीज होती हैं उसको उसके मिटिगेशन के लिए भी असिस्टेंस दिया गया है। कौन से स्टेट्स में? असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम, राइट। आसान है, राइट। उसके अलावा एज वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने क्या बात की कि बड़े प्रोजेक्ट्स क्या क्या होंगे, सड़क से रिलेटेड है, कहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट है, कोसी मैची में। उसके अलावा कहाँ पर है जो हम असिस्टेंस दे रहे हैं, असम, हिमाचल प्रदेश में। टूरिज्म को भी सपोर्ट करना होगा, राइट। सो टूरिज्म के रिस्पेक्ट में टूरिज्म में दो तरह जो कॉरिडोर डेवलप किए गए हैं उनके और अच्छे से डेवलपमेंट के लिए दीज 2 कॉरिडोर्स, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर एंड राजगीर, इनको डेवलप करने की बात कही गई है। उसी तरह से दूसरे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, उनको भी डेवलप करने की बात कही गई है। क्राफ्टमैनशिप, वाइल्ड सेंचुरीज, यहाँ पर हम असिस्टेंस देने की बात कर रहे हैं उड़ीसा में, ठीक है। सो उड़ीसा उड़ीसा में भी टूरिज्म को डेवलप करने के एस्पेक्ट में प्रपोज किया गया है which is related to the infrastructure, right? All right. उसके अलावा let's move to the next which is the like next generation जो रूरल बेस्ड किस तरह से नए रिफॉर्म्स लेके आए जा सकते हैं, ठीक है। और रूरल के एस्पेक्ट में एज वी आर अवेयर कि मेनली एग्रीकल्चर बेस होगा, लैंड से रिलेटेड होगा, राइट। और हम क्या चाहते हैं कि इस तरह से सिंक में हो कि टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज़ किया जाए कि एवरीथिंग दैट इज हर जगह पे अवेलेबल हो। सो अल्टीमेटली सबसे पहले क्या किया जा रहा है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि मतलब भू आधार फॉर ऑल द लैंड्स, सारी जो लैंड्स हैं उनका अपना एक
आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, राइट। सो दिस इज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, लाइक डिजिटलाइजेशन होगा, मैप्स के थ्रू क्रिएट किया जाएगा। उसके अलावा अर्बन एस्पेक्ट में कैसे किया जाएगा, अर्बन एस्पेक्ट में GIS मैपिंग के थ्रू किया जाएगा, ठीक है, राइट। यानी कि हम बात कर रहे हैं लैंड रजिस्ट्री क्रिएट होगी, लाइक लैंड रजिस्ट्री क्रिएट होगी। अगर आइडेंटिफिकेशन नंबर बन गया तो उसकी रजिस्ट्री क्रिएट करना इज वेरी इजी, राइट, टेक्नोलॉजी को यूज करके, विच बिकम वेरी हैंडी टू फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। सो उसी तरह से जो लेबर्स जो हैं, लेबर्स के लिए भी काम करने की बात है, जिसमें ई श्रम जो पोर्टल है जो लेबर्स के लिए, उसको दूसरे पोर्टल्स के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा, ताकि वन स्टॉप सॉल्यूशन क्रिएट किया जा सके, राइट। एक ओपन आर्किटेक्चर, लाइक जो मार्केट चेंज हो रहे, लेबर मार्केट है, उसके अंदर एक ऐसा व्हाट वी से इज दैट एक ऐसा डाटाबेस क्रिएट किया जाएगा, वन जहाँ पर एवरीवन विल बी एबल टू गेट अपनी स्किल के अकॉर्डिंग अपना रोल ले सकता है, ठीक है, ओके। और जो उसके अलावा वन मोर थिंग इज दैट NPS वात्सल्य, विच इज वेरी यूनिक टू दिस प्रोजेक्ट, दिस बजट, दैट कि न्यू पेंशन स्कीम वात्सल्य, यानी कि यहाँ पर ये गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पेरेंट्स एंड द गार्जियंस कि वो अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, मतलब माइनर्स के लिए कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दिस इज वेरी यूनिक टू दिस बजट एंड वी शुड कंसिडर दिस, राइट। सो आई होप अभी तक ये जो एस्पेक्ट हैं हमारे जो बजट में मेन प्रायोरिटीज क्या हैं, बेसिक डाटा क्या है, किस तरह से हमने जो अभी एस्टिमेशन लिया गया है फिस्कल डेफिसिट का 4.9%, अलॉन्ग विद दैट कि हम मेन एम्फोसाइज एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पर कर रहे हैं, मेन प्रायोरिटीज एरिया क्या है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको बजट का ओवरव्यू हुआ होगा, एंड आई रियली होप दैट कि आगे अभी जैसे ही आप एग्जाम वगैरह देंगे तो ये इंफॉर्मेशन, ये डाटा आपके आंसर्स में वैल्यू एडिशन बेहतर से हो पाएगा, राइट। एंड मोर ओवर just go through the budget once more, like आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरनलाइज कर सकेंगे। एंड मोर ओवर जो नई स्कीम्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जैसे NPS वात्सल्य है, और किस तरह से कौन से कॉरिडोर से में कहाँ पर इंडस्ट्रियल नोड क्रिएट किया जा रहा है, और मेन फोकस एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट में क्या क्या है, राइट। सो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, सो यू विल बी मोर इनरिच्ड with the information and your answers will be very good, right? So I hope आप तक ये अच्छे से समझ आया होगा, and आप इसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, and thank you so much, take care।